हाँ हाँ लेट्स से am I audible? ओके लेट्स से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस से यू विल डिसाइड कि किसी भी प्रायोरिटी टेबल में किसी भी पर्टिकुलर पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं। बाय दिस सीरीज यू विल डिसाइड कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड्स के अंदर कितने तुम्हारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कितने तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे कॉन्फ़िगरेशन क्या है तुम्हारे पास? इट इज द ns, देन np, n-1d, n-2f, n-3z एंड सो ऑन। मतलब लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास पीरियड नंबर वन में कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियड वन नंबर वन? 2। पीरियड नंबर 2 में कितने हैं? 8। तो उसका एक रीजन है, देयर इज पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड कि इस तरीके से एलिमेंट्स क्यों हैं। तो वो सारा इस सीरीज से आता है। तो अगर सपोज उससे पहले लेट्स से सबसे तुम्हारे पास एस पी डी एफ जी एच है, उसके लिए वैल्यू ऑफ एल एस का कितना है? 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3, जी का 4, एच का 5। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? पी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? पी में ऑर्बिटल्स 3। डी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। तो अगर तुम नोटिस करोगे एक्चुअल में क्या हो रहा है, दो दो का गैप है, 2 के गैप सारे। तो नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा? नेक्स्ट वाले में हो जाएगा 7, देन 9, देन 11। और one orbital can accommodate maximum of 2 electrons. So based on that you can find out the maximum number of electron in that subshell. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? What about p? What about d? What about d? What about f? What about g? What about h? इस तरीके से तुम लिख सकते हो। 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 इस तरीके से तुम आगे भी लिख सकते हो। अगर सपोज यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूं, जैसे 1p है, इफ यू टॉक अबाउट 1p, तो क्या 1p एग्जिस्ट करता है कि l कैन अकोमोडेट मैक्सिमम, l कैन अकोमोडेट वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। तो 1p एग्जिस्ट करेगा। 1p के लिए क्या है? n कितना है? 1, और l भी कितना है? 1। तो 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या 2d एग्जिस्ट करेगा? 2d n 2 है और d का l भी 2 है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या 4g एग्जिस्ट करेगा? क्या n 4 है और l भी कितना है? 4, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तुम इसको एक और तरीके से भी याद रख सकते हो। लेट्स से अगर n इज इक्वल टू 1 है, तो 1 के लिए 1s, 1 के लिए 1s, 2 के लिए 2s2, 3 के लिए 3s, 3p, 3d, 4 के लिए 4s, 4p, 4d, 4f, 5 के लिए 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। इस तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो अगर तुमको बार बार चेक नहीं करना है तो। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, और एस पी डी एफ एंड सो ऑन अपन को चलते रहना। तो लेट्स से तुमको क्या करना है, लेट्स से ये मैंने यहाँ पर क्या लिख के रखा है, दीज आर द पीरियड नंबर्स, दीज आर द पीरियड नंबर्स। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। तो अगर पीरियड नंबर 1 है तो 1 को सब्स्टिट्यूट करना है एक बार वहां पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। 1 को सब्स्टिट्यूट करो, तो जैसे ही 1 को सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट यहाँ पे 1s, यहाँ पे 1p, यहाँ पे 0d। क्या 1p एग्जिस्ट करता है? क्या 1p एग्जिस्ट करता है? क्या 1p एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसके आगे वाले जितने भी होंगे ना वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
अगर एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके आगे जितने भी होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर सपोज पीरियड नंबर 1 है तो उसमें सिर्फ एक ही सब शेयर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा? 1s। फिर से देखते हैं, एक बार 2 सब्स्टिट्यूट करना, 2s 2p एंड 1d। क्या 1d एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब n इज 2 में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने सब शेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2s 2p। 3 सब्स्टिट्यूट करना, 3 सब्स्टिट्यूट करो, 3s 3p 2d। यस, क्या 2d एग्जिस्ट करता है क्या? क्या 2d एग्जिस्ट करता है क्या बच्चे? यस कैसे बोल रहे हो? 2d एग्जिस्ट नहीं करता ना, एस 2 के सिर्फ 2 ही एग्जिस्ट करेंगे, 2s एंड 2। वैसे 3s भी लिखेंगे, वैसे 3 भी लिखेंगे, तो 3 के लिए कितना होगा? 3 के लिए होगा इट विल बी 3s एंड 3p। इस तरीके से अपने को लिखते जाना है। तो ये लिखोगे, उसके बाद मेरे को जल्दी से सब लोग 4 5 और 6 7 का करके बताओ। 4 5 6 7 का करके बताओ। वही एक्सप्रेशन में 4 का वैल्यू रखो, देखो क्या क्या होगा, 5 का रखो, देखो क्या क्या होगा, 6 का रखो। बच्चे n का वैल्यू रखना है, 4d थोड़ी होगा, 4 के थोड़ी ऑर्बिटल्स पूछे, n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करने तो 3d आएगा ना। तो अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट 4, तो 4 के लिए क्या आएगा? 4 के लिए तुम्हारे पास आएगा 4s देन 4p देन n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 3d। n का वैल्यू क्या रखना है? 4 तो 2f। क्या 2f एग्जिस्ट करेगा? क्या 2f एग्जिस्ट करेगा क्या? और अपने को इसी सीक्वेंस में लिखना है, ये सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सेम सीक्वेंस कैसे फॉलो करेंगे? यहाँ पे मैं लिखूंगा 4s, देन मैं लिखूंगा 3d, देन मैं लिखूंगा 4p। और इसको क्या बोल दूंगा? पेन। इसको बाद में देखते हैं। 5 के अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, जिसने भी 5 सब्स्टिट्यूट किया होगा, 5 के लिए क्या क्या आएगा? 5s 4d 5p। यस, अगर तुम एक चीज देखोगे ना तो मतलब ऐसे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 1 के लिए 1s था, फिर 2s 2p 3s 3p, फिर 4s में 3d आ रहा है,
फिर 4p आ रहा है, ऐसे 2 सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं कंटिन्यूसली, और एक आफ्टर 2 एक और सबशेल ऐड हो रहा है बीच में। तो अगर तुम किसी ने 6s देखा, 6 के लिए किसी ने कुछ बताया क्या? कुछ 3D क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? करेगा ना 3D एग्जिस्ट, क्यों नहीं करेगा? इसके अंदर 6 पुट करो बच्चे, इस वैल्यू में एक्सप्रेशन रखना है तनिष, वहां से पता चलेगा कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट करिए, 6p 6s 6p, ये 5d, ये 4f और ये 3g। तो 3g एग्जिस्ट नहीं करता है। और सीक्वेंस में लिखो यार, मतलब ऐसे रैंडम नहीं। पहले मैं लिखूंगा 6s, देन मैं लिखूंगा 4f 5d एंड 6p। सेवन पे। तो अगर तुम लॉजिकली देखोगे ना, तो मतलब हो क्या रहा है, मतलब लेट्स से 7 है तो 7s 7p आएगा और 2 और आएंगे। मतलब देखो 1 में 1s था, 2 में 2s 2p था, 2 ऐड हो गए, 3 में 3s 3p था, 2 कंटिन्यूएशन में होते हैं। उसके बाद 4 में 4s, फिर पेनल्टीमेट सेल 3d देन 4p। तो अगर मैं तुमको कभी भी n इज इक्वल टू 8 में फाइंड आउट करने के लिए बोलूं, तो तुमको इतना समझ में आना चाहिए कि अब 8 वाला तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बिना इस एक्सप्रेशन में लिखे भी। कैसे? 8s होगा, ठीक है, और 3 और ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 और एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? 8s है तो तुम्हारे पास एक और क्या हो जाएगा, d भी करेगा, f भी करेगा, g भी करेगा। d करेगा 7 वाला, f करेगा 6 वाला और g वाला 5 करेगा। तो 5g 6f 7d एंड 8p। यस, तुम एक्सप्रेशन में लिख के भी देख सकते हो या फिर ऐसे भी देख सकते हो। अगर 8 का पता है, एक्चुअल में 8 होता नहीं, हाइपोथेटिकल केस है, तो 9 का क्या होगा बताओ? कि 9 का सबको ये समझ में आता है कि वापस रिपीटेशन ही होगा, 9s देन 6g देन 7f देन 8d देन 9p। यस। हाँ, नंबर से अब 10 के लिए एक और ऐड हो जाएगा। 10 में अगर 5 सबसेल नहीं एग्जिस्ट करके 6 सबसेल एग्जिस्ट करेंगे। यस। बच्चे एल का वैल्यू कभी भी n-1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। वैसे देख ले कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चे जी नहीं है, वो मैंने हाइपोथेटिकल केस बनाया है। ऐसे में अपन प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जिसमें हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर करना है तो इस एक्सप्रेशन में रख सकते हो, इवन तुम 11 का भी निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब अपने काम की चीजें 7 तक ही है, 8 9 नहीं होता है। वैसे अपन हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कि लेट्स से इन फ्यूचर अगर और एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनका फिर एलिमेंट नंबर क्या होगा एंड ऑल। एन का वैल्यू हमेशा एल से ज्यादा होना चाहिए। यस तनिष। अब तुम्हारे पास है 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो उतने एलिमेंट होंगे। 2s में कितने फिलअप कर सकते हो? 2s में कितने फिलअप कर सकते हो? 2। और 2p में कितने फिलअप कर सकते हो? 2p p में कितने फिलअप कर सकते हो? 6। तो टोटल कितने फिलअप कर सकते हैं 2s 2p में? 8। 3s 3p में? 3s 3p में
8 4s 3d एंड 4p में तीनों में समेशन d में 10 फिलअप कर सकते हैं 18 नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट 18 नेक्स्ट 32 और नेक्स्ट 32 डन तो ऐसा कुछ रैंडम नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स सीख है देयर हैज टू बी सम सीक्वेंस देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट तो वही रीजन अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं अगर तुम्हारा आउटर शेल कभी भी 4 है अगर तुम्हारा आउटर शेल कभी भी 4 है तो जो 3D होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल 3D क्या है उससे जस्ट पहले आउटर शेल 4 है तो 3D क्या होगा पेनल्टीमेट शेल और वही अगर सपोज लेट्स से तुम्हारे पास आउटर शेल 7 है तो 60 तुम्हारे पास होगा पेनल्टीमेट शेल और 5F तुम्हारे पास होगा प्री पेनल्टीमेट शेल मतलब पेनल्टीमेट शेल से भी पहले क्लियर तो n इज इक्वल टू 6 के लिए पेनल्टीमेट शेल क्या होगा n इज इक्वल टू 6 के लिए पेनल्टीमेट क्या होगा पेनल्टीमेट शेल 5D पेनल्टीमेट मतलब जस्ट पहले अगर आउटर शेल 6 है तो जस्ट पहले क्या आएगा 5 तो 5D इज द पेनल्टीमेट शेल उससे भी जस्ट पहले प्री पेनल्टीमेट शेल तो प्री पेनल्टीमेट शेल क्या हो जाएगा 4F देखो इसको लिखने का रीजन ये है कि बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट द पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशंस क्या है एंड ऑल सब कुछ पता चल जाएगा इसके बेसिस पे तो अब एक और चीज देखो मॉजले के स्टेटमेंट्स और वो एक्सपेरिमेंट बाद में देखते हैं पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है तो ये तुम्हारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे क्या डाउट है These are the subshell last orbit of any element. Yes, ध्रुव वही डिस्कस कर रहे हैं अब देखो n इज इक्वल टू 1 में n इज इक्वल टू 1 है मैं पूरी पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन भी इसके बेसिस पे लिख सकता हूँ अब देखो एक्चुअल में n इज इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है 1s एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 ये चीजें बाद में डिस्कस करूंगा अभी जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको ठीक है तो एक और चीज देखो n इज इक्वल टू 2 देखो तो 2 में क्या है 2s है और 2p है हेलो मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या n इज इक्वल टू 2 में क्या है n इज इक्वल टू 2 के अंदर तुम्हारे पास है 2s और 2p तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख सकते हो इट्स 2s1 2s2 फिर इसको लिख सकते हो 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6 इसीलिए इसमें 8 एलिमेंट है तो 1s2 2s2 वाले दो होंगे और बाकी p1 p2 p3 p4 p5 p6 इस तरीके से होंगे वही नेक्स्ट वाले में भी क्या है 3s 3p है वैसे हो जाएगा पोटेशियम का अगर तुमको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो पोटेशियम कहाँ पे एंड होता है पोटेशियम एंड होता है 4s1 पे 4s1 4s2 अब देखो n इज इक्वल टू 4 में 4s और 4s के बाद 3d आता है 4s के बाद आ क्या रहा है तुम्हारे पास 3d तो इसीलिए अपन इसके अंदर तुमको अगर पता होगा इसके एंडियम में 3d फिलअप करते हैं यस एंड सो ऑन यस 10 d के एलिमेंट्स होंगे यस लास्ट ऑर्बिट लिख रहा हूँ ऑर्बिट नंबर 4 का मतलब ही वही है वहां पे 4s वाले एलिमेंट आएंगे 3d वाले आएंगे और 4p वाले आएंगे तो ये तुम्हारे पास दो एलिमेंट जो होंगे
ये 2 एलिमेंट 4s के होंगे, ये 10 एलिमेंट 3d के होंगे, और ये 6 एलिमेंट 4p के होंगे। 5 की बात करूंगा तो 5 की अगर मैं बात करूंगा तो ये 5s वाले होंगे, ये 4d वाले होंगे, और ये तुम्हारे पास 5p वाले होंगे। ये 6s 6s के बाद आता क्या है अपने पास? 6s के बाद 4f। तो देखो 4f यहां से, ये 4f ब्लॉक एलिमेंट, 14 4f ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद क्या आ रहा है? 5d, तो ये 5d, तो ये 5d के 10 एलिमेंट। उसके बाद क्या आ रहा है? 6p, तो ये 6p के 10, 6 एलिमेंट। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? मतलब किस तरीके से एलिमेंट उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। यस, उसी के बेसिस पे अपन वो चीज देख रहे हैं। किसी को नहीं समझ में, फिर से 5 का बता रहा हूँ। अगर n इज इक्वल टू 5 है, थोड़ा सा अटेंटिव रहो यार, मतलब सिंपल सा पार्ट है, उसमें अपन इतना टाइम लगा रहे हैं। 5 है तो 5s 4d एंड 5p। तो s में 2 एलिमेंट फिलअप करेंगे, तो n इज इक्वल टू 5 में 2 s के होंगे, 5s के बाद है 4d, तो 4d के 10 एलिमेंट होंगे। उसके बाद 5p, तो 5p के 6 एलिमेंट होंगे। अभी क्लियर है? नाउ इट्स, अरे वाई क्या ऊपर लिखा है ना यार अभी तो। अरे एस में 2 एलिमेंट होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s1, इसका होगा 5s2। फिर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। फिर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 5p1, इसका होगा 5p2, इसका होगा 5p3, इसका होगा 5p4, इसका होगा 5p5, और इसका होगा 5p6। 6 इलेक्ट्रॉन p1 p2 p3 p4 p5 p6 फिलअप करूंगा, तो 6 एलिमेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। दैट्स इट। तो ये सारा वहां से डिसाइड होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज नहीं डिस्कस करेंगे, वो कल डिस्कस, वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सबको ये समझ में आएगा एक पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट 2 8 8 18 18 32 32 कहां से आता है? अब तुम लॉजिकली भी सोच के बता सकते हो। देखो देखो 2 है, उसके बाद कितने का गैप आ रहा है? 6 का, फिर 0। उसके बाद कितने का गैप आ रहा है? 10 का, फिर 0। उसके बाद कितने का गैप आ रहा है? 14 का, फिर 0। अब नेक्स्ट गैप कितने का आएगा? नेक्स्ट गैप कितने का आएगा? 18 का गैप आएगा। 18 का क्या आएगा? गैप आएगा। इसका मतलब अगर मैं n इज इक्वल टू 8 की बात करूं तो वहां पर कितने एलिमेंट होंगे? इफ आई टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 8, तो वहां पे एलिमेंट कितने होंगे? 50। तो यहाँ पे क्या होगा? 50 एलिमेंट्स होंगे। तुम चेक भी कर सकते हो। और वही अगर मैं 9 की बात करूंगा, 9 में 9 में कितने होंगे? 9 में भी 50 होंगे, क्योंकि सेम आएगा। और इफ आई टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 10, तो 10 में एलिमेंट्स बताओ। अरे बच्चे 14 का 18 का गैप आ गया ना, अब कितना गैप आएगा? अब 22 का गैप आएगा। गैप अगर 22 है, 50 आ गया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 72। 11 का भी कितना होगा? तो अगर इन फ्यूचर तुम्हारे पास और एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो बेस्ड ऑन दैट तुम कमेंट कर सकते हो कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? यार फिर से रिपीट, यार थोड़ा सा अटेंटिव रहो ना यार, सिंपल सी चीज है। 2 के बाद 8 आ रहा है, तो 6 का गैप आ रहा है।
उसके बाद गैप आ रहा है 0 का, 6 का गैप आया, उसके बाद गैप आया 10 का, फिर से 0 का, फिर 14 का, फिर से 0 का। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, गैप जो आ रहे हैं 6 है, 10 है, 14 है, तो नेक्स्ट गैप कितने का आएगा गार्गी? 6 का गैप आया, 10 का गैप आया, 14 का गैप आया, नेक्स्ट गैप 4, मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +4 करूंगा ना, तो नेक्स्ट कितना आएगा 18। तो 32 में 18 ऐड करो ना, 32 में 18 ऐड करोगे तो 50 आएगा। अरे इसमें क्या कर रहे हैं, 18 ऐड कर रहे हैं, 32 में 18 ऐड करूंगा तो 50 आएगा। अब उसके नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, उसके नेक्स्ट वाला कांस्टेंट रहेगा, तो उसका मतलब 50 आएगा। अब तुम्हारे पास 18 गैप आ गया, अब नेक्स्ट गैप कितना आएगा 22, तो इस बार 50 में ऐड करो। बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तुम 50 के अंदर ऐड करो कितना 22, तो 72 आएगा। इसमें भी 50 में ऐड करो 22, तुम ऐसे भी पुट कर सकते हो। तुम यहाँ पर अगर तुमको 10 निकालना है ना, तो तुम 10 के लिए ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे n = 10 पुट करो, यू विल गेट टू नो कि 10 में कितने कितने सब शेल एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि 10 में कितने कितने सब शेल्स एग्जिस्ट करेंगे। उन सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन 72 आए। क्लियर सबको ये वाला सेक्शन? नाउ लेट्स सी दिस पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे माइन्यूट से इंफॉर्मेशन है, वो अपन आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग तुम्हारे पास एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज द हाइड्रोजन, देन lithium, then sodium, then potassium, then rubidium. मास नंबर याद नहीं रखना है यार। सीजियम, फ्रांशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। नेक्स्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, Ag एंड कैडमियम। नेक्स्ट लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। उसके बाद बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नेक्स्ट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन।
टेक्नीशियम को टेलुरियम क्यों बोलूंगा? टेलुरियम तो टी होगा ना, टेक्नीशियम टीसी होगा। दिस इज द एक्टिनियम। सबसे फर्स्ट जो है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ग्रुप को टॉप टू बॉटम याद करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उसके बाद N = 4, 3D सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट याद करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट वाला यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैरेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। नेक्स्ट लैंथेनम, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। नेक्स्ट टॉप टू बॉटम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नेक्स्ट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। नेक्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो जो मैंने रेड से लिख के रखा है वो तुमको याद रखना है, उतने एलिमेंट्स। कैसे याद रखना है उसका एक ट्रिक भी है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतने एलिमेंट्स याद करने हैं, वो पता होना चाहिए। होल सीक्वेंस, यस, सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि 3D के कितने हैं, 4D के कितने हैं, 5D के कितने हैं, जो रेड पेन से लिख के रखा है। क्या सीक्वेंस है, कैसे याद करना है, बाद में डिस्कस करेंगे। यस, सेम ऑर्डर के अंदर जो मैंने बताया, टॉप टू बॉटम, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 से लेके 18 तक, टॉप टू बॉटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर याद किस किस के करने हैं, तुम पहले मुझे पढ़ाने तो दो यार, तुम अपने डाउट्स पहले ही पूछ लेते हो। जो चीजें अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो सारा याद करना। जो भी चीज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पीरियडिक टेबल में, वो सारी इंफॉर्मेशन तुमको याद होनी चाहिए। ये डिस्कशन है एट द एंड। तो ये मत पूछ कौन से एलिमेंट याद करने हैं, कितने करने हैं, मास नंबर याद करना है नहीं करना है। मास नंबर के लिए 100 बार बोल चुका हूँ, मास नंबर 30 तक पता होना चाहिए बस, 20 तक भी होगा तो भी चलेगा। उसके बाद तुम्हारे पास सीरियम, इज द सीरियम एंड दिस इज द लुटेशियम, और नीचे नाम लिखे भी हैं। देन तुम्हारे पास थोरियम एंड लॉरेंशियम। डन। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ओके फाइन, चलो। एक तो ये एलिमेंट, ये सारा पोर्शन हो गया। अब सबसे पहले देखो, पीरियड सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7, जो अभी ऊपर बता चुका हूँ। 1 में 2 एलिमेंट, 2 में 8, फिर 8 18 18 32 32, इस तरीके से होगा। यस, तो ये तो पीरियड्स हो गए। अब ग्रुप कितने होंगे? ग्रुप तुम्हारे पास होंगे 18। तो देखो कौन कौन से ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, रोमन नंबर को भूल जाओ, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 एंड 18। सिंपल सा नेमिंग, सिंपल सा तुम्हारे पास सीक्वेंस है, उसके बेसिस पे तुम उसका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या मेरे को कोई ये बता सकता है क्या, ये जो है, जो यहाँ पर जो ये नंबर लिख के रखा है, ये क्या है? थर्ड ए, बोरॉन को थर्ड ए मतलब ये कौन सा नोटेशन? ओल्ड फॉर्मेट, या फिर मैं कैसा बोल सकता हूँ क्या, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक तरीके से। दिस इज द ओल्ड नोटेशन। दिस इज द ओल्ड नोटेशन, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस, ठीक है। तो अगर तुमको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल याद है तो उसके बेसिस पे देखो, बोरॉन को क्या देके रखा था। बोरॉन था तुम्हारे पास, सॉरी, बोरॉन था तुम्हारे पास थर्ड ए, जो कि नॉर्मल एलिमेंट थे।
तुम कॉपर को देखो, कॉपर को क्या दिया अपन ने, कॉपर को सेकंड भी कहां से होगा यार, कॉपर फर्स्ट भी होगा ना, जिंक होगा सेकंड भी। तो देखो यहाँ पर भी कॉपर को देखो क्या देके रखा, फर्स्ट भी सेकंड भी। ये एनसीईआरटी में गलत देके रखा है, ये जो है एनसीईआरटी में गलत देके रखा है, अपन ये नोटेशन फॉलो करेंगे। तो जो ग्रुप 1 है उसको 1 है, ग्रुप 2 को सेकंड है, उसके बाद सीधा बोरॉन पे जाएंगे, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एंड जीरोथ ग्रुप जो बाद में ऐड किया था इनर्ट गैस के लिए, मेंडलीव ने, यस, जो बाद में ऐड किया था किसने, मेंडलीव ने, जीरोथ ग्रुप। उसके बाद कॉपर को फर्स्ट है, फिर सेकंड भी, उसके बाद स्कैंडियम जो डिस्कवर नहीं होके रखा था उसको थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। और अगर तुमको याद होगा तो अपन ने एथ एलिमेंट लिख के रखा था किसके लिए, Fe कोबाल्ट निकल। देखो Fe कोबाल्ट निकल के लिए एथ वाला चीज देख के रखा था, देखो Fe कोबाल्ट निकल, यस क्लियर। यस बच्चे, जो चीज स्पेसिफाई कर रहा हूं वो सारा याद करना, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो तो ये तुम्हारे पास हो गया। उसके बाद एक और चीज है, इसको बोलते हैं जो ग्रुप नंबर 1 है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द एल्कली मेटल, दिस इज द एल्कली मेटल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एल्कली मेटल्स के लिए, एल्कली मेटल्स के लिए क्या रीजन है, दे फॉर्म एल्कलीज, देयर their hydroxides are their hydroxides are basic in nature, yes। फिर तुम्हारे पास है दिस इज द एल्कली एल्कली अर्थ मेटल्स, मतलब इनके हाइड्रोक्साइड्स भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बट एक्चुअल में ये जो है वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं अपने को, वी आर गेटिंग अर्थ की सरफेस पे या फिर अर्थ क्रस्ट के अंदर ये एलिमेंट। यस दे आर फाउंड ऑन अर्थ, यस, जो भी एलिमेंट होते हैं तुम्हारे पास अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, इसीलिए अपन मतलब नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और इनके हाइड्रोक्साइड्स भी क्या होते हैं, एल्कली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एल्कली अर्थ मेटल्स, क्लियर। नेक्स्ट, ये जो बोरॉन है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हारे पास स्टार्ट हो रहा है यहां से, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, दिस इज द boron family। Next one is the carbon family। Next one is the nitrogen family। Next one is oxygen family। Next one fluorine family, and next one is the noble gas। नेक्स्ट वन इज नोबल गैस। जो चीजें अभी स्पेसिफाई कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम में उसको एक फॉर्मेट में लिख के भी रखा है थ्योरी के अंदर, तो वहां से भी अपन कंटिन्यूएशन में वो चीजें डिस्कस एक फॉर्मेट में लिखा रहेगा, उससे उसको भी देख सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर जो डिस्कस करनी है, जो नाइट्रोजन फैमिली है इसका एक और नाम भी है, इज द पिकोजेंस। जो ऑक्सीजन है उसका एक और नाम है चाल्कोजन, और जो फ्लोरीन फैमिली है उसका एक और नाम है क्या, हेलोजेंस।
क्या किसी को यह पता है कि नाइट्रोजन फैमिली को पिकोजेंस क्यों बोलते हैं? पिकोजेंस। ऑक्सीजन को चाल्कोजेंस, फ्लोरीन को हेलोजेंस। सुना होगा ना यार फ्लोरीन का, तो डाउट आने चाहिए कि ऐसा क्यों अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं। हाँ, तो पिकोजेंस क्यों बोल रहे हैं, उसका एक एक्चुअली कुछ मीनिंग होता है यार। दिस इज द ग्रीक वर्ड्स, इनके मीनिंग्स रहते हैं। पॉइजनस, यस यस बच्चे। पिकोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर पॉइजनस एंड चोकिंग इन नेचर। ये क्या होता है? पॉइजनस होते हैं, तो एक्चुअल में ग्रीक वर्ड, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पिकोजेंस। चाल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी तुम्हारे पास मिनरल्स रहते हैं, और रहते हैं, जहां से तुम मेटल्स ऑब्टेन करते हो, वो जनरली या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। दीज आर द ग्रीक वर्ड्स, जिसका मीनिंग देख के रखा है। हेलोजेंस का मीनिंग क्या होता है? दे आर द सॉल्ट फॉर्मर। जैसे कि वो क्या करेंगे? मेटल्स के साथ सॉल्ट फॉर्म करेंगे, NaCl, MgCl2, NaF, NaF, MgF2, इस तरीके से। क्लियर सबको? इसका नेमिंग ये क्यों है? सॉल्ट प्रोड्यूसर या सॉल्ट फॉर्मर। यस, ये वाला पार्ट सबको क्लियर? ओके, चलो उसके बाद तुम्हारे पास जो है, देखो, क्या तुम सब लोगों को ये समझ में आता है क्या? तो ये जो तुम्हारे पास है, दिस इज द 3D ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज द 4D ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज द 5D ब्लॉक एलिमेंट। यस, 5D। 5D से जस्ट पहले क्या आता है? 5D से जस्ट पहले, अगर n इज इक्वल टू 6 है, तो वहां पे 5D आता है, और 5D से पहले एक और चीज भी तो आती है, 4F। तो 4F को यहाँ ड्रॉ नहीं करके ये ड्रॉ यहाँ करके रखा, दिस इज द 4F ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज द 5F ब्लॉक एलिमेंट। तो 4F ब्लॉक एलिमेंट या फिर 5F ब्लॉक एलिमेंट, इस बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं। यस, क्लियर? हाँ, प्री पेनल्टीमेट है 4F, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में देखो, 3D, 4D एंड 5D आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3D, 4D एंड 5D आर द, जो भी बी में आ रहे थे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ वाले, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास बी में आ रहे थे, तो 3D 4D एंड 5D आर द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड Hg. Zinc, cadmium and Hg are the D block element, but they are not transition element. क्लियर सबको? ये डेफिनेशन क्लियर? ऐसा रीजन क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन सोचो. डेफिनेशन क्लियर है क्या? ठीक है. कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है? 3D 4D 5D. नेक्स्ट वाला सर अपन डिस्कस, अगर किसी ने बोला नेक्स्ट वाला डेफिनेटली क्या होगा? 6D. वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड Hg. फर्स्ट थिंग. एक और चीज क्या डिस्कस कर सकते हैं? अब देखो, अगर मैं सीरियम से लेके लुटेशियम की बात करूं तो लैंथेनम क्या है? जो 57 वाला, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट. क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? उसके बाद एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? सीरियम से लेके थोरियम तक. 57 के बाद देखो सीधा 72 आ रहा है यहाँ पे. इसके बाद 58 से लेके 71 तक यहाँ पे चीज है. इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये उसके इनसाइड है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इन दोनों को क्या बोल सकता हूँ? अगर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये उसके इनसाइड है, तो क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ? दे आर द इनर. Yes, they are the inner transition element. Yes. Yes, no. बच्चे यार अभी तो बताए, अब तुम पूछ रहे कि 3B जो है 1A और 2A से बाद में क्यों है? क्या मैंने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्या? स्कैंडियम 3B क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन दिया ना मैंने? कहाँ रहता है यार तनिष? सॉरी ईशान. अबे अभी तो बताया तेरे को. फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, ये डिसाइड करते हैं अपन किसके बेसिस पे? ये डिसाइड करेंगे यहाँ से. पूरा टेबल भी निकाल के बताया. स्कैंडियम को देखो कहाँ लिखा है? थर्ड बी में लिखा है. पूरा तो बताया यार. कॉपर को फर्स्ट के बी में लिख रहे हैं, बोरॉन को थर्ड के ए में लिख रहे हैं. ईशान, बताया ना तेरे को ये चीज? ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया. अब एक चीज कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको ही क्यों बोलते हैं, बाकी वाले को इनर ट्रांजिशन क्यों नहीं बोलते हैं, उसका भी पर्टिकुलर रीजन है. लेट्स डिस्कस. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या होता है? 3D 4D 5D आर द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, Hg. 4F एंड 5F ब्लॉक आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट विच हैज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स न्यूट्रल स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सब लोग भूल जाओ. सिंपल डेफिनेशन क्या है? दे शुड हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल. दे शुड हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल स्टेट, और उसके किसी आयंस में. और क्या होना चाहिए? उसके किसी आयंस में ऐसा होना चाहिए. ठीक है. पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए तुम्हारे पास इन न्यूट्रल स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन वाला उसके किसी आयंस के फॉर्म में. लेट्स से मैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं. किसी को कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है क्या होता है? आर्गन. आर्गन के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का? हेलो. कॉपर, क्रोमियम नहीं ध्रुव.
कॉपर की बात करें 29, कॉपर एक्सेप्शन रहता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका? इट इज द 4s1 3d10, 4s1 3d10। और वही जिंक जो है वो क्या होता है? जिंक, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट वुड बी 4s2 एंड 3d10। यस, अच्छा, तो अभी इसके पास क्या है? क्या अभी इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है क्या, या कंप्लीटली फिल्ड है? क्या डी पार्शियल फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है? कंप्लीट फिल्ड है। यहाँ पर भी डी क्या है? कंप्लीट फिल्ड है। तो ये नहीं ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं कॉपर को +2 में ले लूं, तो अगर मैंने कॉपर, बच्चे पार्शियल फील्ड कहाँ पर है? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, एंड 10 के 10 फिलअप कर दिया। कॉपर में पार्शियल, बच्चे डी की बात कर रहा हूँ, डी की बात, एस की बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर डेफिनेशन भी क्या लिखा है? विच हैज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। डी यहाँ पर भी कंप्लीट फील्ड है और यहाँ पर भी कंप्लीट फील्ड है। लेकिन ब्लैंक कैसे हो जाते हो यार? बट अगर कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करो, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करूंगा? एस में से, डी में से? एस में से, आउटर में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या हो जाएगा? इट्स आर्गन 3d9, आर्गन 3d9। और अगर मैं जिंक +2 की बात करूंगा, तो जिंक का केवल एक ही आयन एग्जिस्ट करता है। जिंक का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक का सिर्फ एक ही आयन एग्जिस्ट करता है, इट इज जिंक +2। सिर्फ एक ही आयन एग्जिस्ट करेगा। कॉपर के 1-2 आयन और एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जिंक हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, एक ही आयन फॉर्म करेगा, वो है +2। तो क्या इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है क्या? क्या कॉपर के पास अब पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल है क्या? कॉपर के पास अब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है क्या? यस, कॉपर के पास अब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो या तो उसके न्यूट्रल स्टेट में या फिर किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो उसके किसी न्यूट्रल स्टेट में या फिर उसके किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। उसको मैं क्या बोलता हूँ? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा क्या? क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस। क्या जिंक है क्या? जिंक नहीं है। यही सेम रीजन किसके लिए है? कैडमियम के लिए। यही सेम रीजन किसके लिए? Hg के लिए। क्योंकि उनके अगर तुम किसी भी न्यूट्रल स्टेट में या किसी भी आयंस के अंदर पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होगा, डी कंप्लीटली फिल रहेंगे। अगर डी कंप्लीटली फिल है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। बहुत सारे बुक्स में ये स्टेटमेंट भी गलत लिख के रखा है, उन्होंने जिंक, कैडमियम और Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर करके रखा है, बट वो तुम्हारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्लियर? बच्चे वैलेंसी मैंने तुमको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, जो 9th 10th में पढ़ा है उसको भूल जाओ, तुमने गलत पढ़ा है। ठीक है, कॉपर +2 भी शो कर सकता है। यस, कॉपर +2 भी शो कर सकता है। यार बच्चे, इनर ट्रांजिशन का तो डिस्कशन ये किया ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के इनसाइड आ रहे हैं। मैंने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का तो कोई डेफिनेशन दिया ही नहीं ना यार, मैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ईशान, डेफिनेशंस ध्यान रखो यार। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? यस नो?
नेक्स्ट थिंग, अब एक और, अगर मैं हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। लिथियम क्या आएगा? 2s1। सोडियम एंडिंग बता रहा हूं मैं सिर्फ, सोडियम 3s1 4s1। यस, इसका मतलब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? ns1 पीरियड नंबर इनटू s1। यस, बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम कितना होगा? ये होगा 2s2, ये होगा 3s2, ये होगा 4s2। यस, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2। यस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके लिए यहाँ पर देखो ns1 ns2 आ रहा है तो इसको कंबाइन फॉर्म में क्या बोलेंगे? इसको कंबाइन फॉर्म में वी विल से दिस इज द ns1। इसको कंबाइन फॉर्म में वी विल से these are the s block element। this is the s block element। yes, वही अगर तुम बोरॉन का लिखोगे तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? बोरॉन आएगा 2p1, एल्यूमिनियम आएगा 3p1, गैलियम आएगा 4p1। वही कार्बन का लिखोगे तो यू विल गेट 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। यस, हाँ, लास्ट अगर इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है तो s ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट अगर p में आ रहा है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा इट शुड बी np6, np1, np2, np3, np4, np5 and np6, और they are called the p block element। they are called the p block element। 10, ठीक है। बट helium is not p block element। helium is not p block element because का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? it is the 1s2, this is the s block element। so this will be the s block element, this is not the p block element। क्या हीलियम नोबल गैस है? क्या हीलियम नोबल गैस है? यस, बट क्या हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट है? नो। क्या जिंक कैडमियम एचजी डी ब्लॉक एलिमेंट है? क्या जिंक कैडमियम एचजी डी ब्लॉक एलिमेंट है? यस। क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट? अरे नो, कैसे यार, जिंक कैडमियम एचजी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चे जिंक कैडमियम एचजी डी ब्लॉक तो लिखा है ना, वो ट्रांजिशन नहीं है। यस, जो मैंने व्हाइट में लिख के रखा है, व्हाइट बैकग्राउंड, दे आर द मेटल्स। व्हाइट में मेटल्स, जो ग्रे में है दे आर द नॉन मेटल्स।
ग्रे में जो भी है, दे आर द नॉन मेटल्स, और जो ब्लैक में है दे आर मेटलॉइड्स। कहीं कहीं पे बोरॉन को भी मेटलॉइड्स में कंसिडर करके रखा है, बट बोरॉन जो है दैट इज द नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर? अब एक चीज देखो, अगर देखो लिथियम और बेरिलियम मेटल्स है, सॉरी सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम मेटल है, बट सिलिकॉन मेटलॉइड्स है, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन नॉन मेटल्स है। तो अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? और नॉन मेटलिक कैरेक्टर? और वही अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओ, देखो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, टिन और लेड मेटल्स है। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास? वो इंक्रीज होगा। और नॉन मेटलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज होगा। यस? यस नो? एक मिनट। क्लियर ये वाला सेक्शन सबको? इस तरीके से तुम ट्रेंड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज तुमको कुछ एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं। तुमको कुछ एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर याद रखना है वो है तुम्हारे पास हीलियम। यार तनिष तो कहाँ ध्यान रहता है यार तेरा। अच्छे यार, पूरा एक्सप्लेन किया है तेरे को। 3D 4D 5D ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड Hg। अब तो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे? अरे लिखा तो है जिंक कैडमियम Hg डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है वो। तो फिर पूरा एक्सप्लेन किया यार उसको, तो फिर से वही चीज पूछ रहा है। यार थोड़ा लॉजिकल डाउट्स पूछा, जो चीज पढ़ाई उसको फिर से क्या रिपीट करवा रहे हैं? देयर आर सर्टेन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर याद रखना। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 16, सॉरी 36, जिनॉन का 54, रेडॉन का 86। इसको तुम यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। कैसे? लेट्स से अगर हीलियम 2 है, हीलियम अगर 2 है तो उसमें अब नेक्स्ट कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे? 8। तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर नियॉन का कितना हो जाएगा? नियॉन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 10। 8 ऐड कर रहे हैं। तुम आर्गन का बताओ, आर्गन का एटॉमिक नंबर? 18। क्रिप्टॉन का बताओ, क्रिप्टॉन का? जिनॉन का? जिनॉन का फिर से 18 ऐड करो।
रेडॉन का, उसके बाद 32 ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 32 ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? तो ये एटॉमिक नंबर तो याद हो गया। इसके अलावा जो एटॉमिक नंबर तुमको याद रखना है वो है जिंक का, स्कैंडियम 21। स्कैंडियम अगर 21 है तो जिंक कितना होगा? 30। 10 ऐड करना है। स्कैंडियम के बाद यट्रियम के लिए तुम याद, स्कैंडियम याद है तो यट्रियम याद है क्योंकि 18 ऐड करना है आपको। फिर लेंथेनम भी याद है, फिर से 18 ऐड करना। यहाँ पर भी जिंक याद है तो कैडमियम में 18 ऐड करना है, Hg में 32 ऐड करना है क्योंकि Hg के बीच में 4F भी आएगा। यस यस नो। और तुमको याद रखना है ये 72 हाफ में। उसके साथ साथ तुमको एक्टिनियम भी याद रखना है, और नेक्स्ट वाला नहीं भी करोगे तो चलो। 89 फिर से कितने ऐड किए अपन ने? 32। और 18 ऐड करना है, 32 ऐड करना है, वो तुम ऊपर से डिसाइड कर सकते हो जो ये टेबल लिखा है। 58 to 71 लैंथेनम और हाफनियम के बीच में क्या गैप आ रहा है? 58 to 71 टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 58 to 71 टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 18 कैसे हैं यार? 13 कैसे हैं? 58 to 71, अरे क्या सब्ट्रैक्शन नहीं करना आ रहा है क्या अपने को? 12, आई भगवान। 58 to 71 यार 14 होंगे ना यार, क्या कर रहे हो? 58 को इंक्लूड करना है। 23, 13, 12, 10, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहे अपने से। 58, 59, 60 तीन तो यही हो गए, प्लस 11 और, तो टोटल 14 एलिमेंट है। और गवारों जैसी क्या हरकतें करते हो? अभी 4F ब्लॉक है, F में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो? यहाँ से भी सोच सकते हो यार। यस, हाँ तो वैसे ही देख लो ना यार, मतलब क्या है इसमें? तो उसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंथेनाइट सीरीज। और नेक्स्ट वन होगा एक्टिनाइट सीरीज। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज? व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लेंथेनाइट सीरीज? यस, इट इज द सीरियम। बहुत सारी बुक में लिख के रखा है, इवन जो बहुत सारी पीरियोडिक टेबल में भी लिख के रखा है कि लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम से स्टार्ट होता है। ये गलत है। लेंथेनम इज नॉट द पार्ट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। चीजें ध्यान से जो बोल रहा हूँ सुनो। लैंथेनाइट is not the part of lanthanide series. Actinum is not the part of actinide series. The first element of lanthanum is cerium. The first element of actinum is thorium. Last element of lanthanide series is lutetium. Or last element of the actinide series it's lawrencium. तो अगेन 90 से लेके 103 तक भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 14। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस यस नो। ओके, एक और चीज, तो जो सर्किल करके रखे हैं उसके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। क्यों याद रखना है ये तुमको नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी हाईलाइट करी है कल उसका थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले पूरा याद करके आना जितनी भी इंफॉर्मेशन है। वन लास्ट थिंग, ओके,
जिसको ये सीक्वेंस पता है ना उसको एनर्जी का ऑर्डर भी पता है। ये सीक्वेंस याद नहीं कर लो, इजी है सीक्वेंस, 1s 2s 2p 3s 3p। जिसको ये सीक्वेंस याद है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकता है। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट का, अगर जिसको ये टेबल पता है तो, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 के लिए 1s, 2 के लिए 2s 2p, 3 के लिए 3s 3p, 4 के लिए 4s 3d 4p, 5 के लिए 5s 4d 5p, 6 के लिए 6s 4f 5d 6p। इस तरीके से याद रखोगे तो तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जिसको ये सीक्वेंस पता है, और जो तुम्हारे पास ये हीलियम वाला चीज है, रेडॉन वाला, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन एंड रेडॉन, नोबल गैस जिसको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको पता है, वो विद इन 10 सेकंड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई विल टेल इन द नेक्स्ट क्लास। यस, ठीक है। एक और चीज जो अपने को ध्यान में रखना है, दैट इज, ये मैंने एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखा है एनर्जी का। ये जो सीक्वेंस है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर भी याद हो जाएगा उसको अपनी तरफ से अपने आप। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1s, एनर्जी का ऑर्डर भी आ जाएगा, 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p, फिर 4s का एनर्जी कम होता है 3d से, याद है 4s का एनर्जी कम होता है 3d से, ये याद है ना n+l रूल से। तो रूल भी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से सीक्वेंस भी मिल जाएगा। 1s का सबसे कम, उससे ज्यादा 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p। तो अगर जिसको ये चीजें याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ जाएगा, प्लस साथ ही साथ एनर्जी भी पता चल जाएगा। ये लिखा है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, देख ये, इसको मैं इस तरीके से मार्किंग कर देता हूँ सो दैट तुमको ये पता चले कि ये अपन ने चीज की थी। 4s का कम होता है 3d से, यस याद है अपन ने किया था, 4s का एनर्जी कम होता है n+l रूल से। तो राइट नाउ देयर इज नो नीड ऑफ n+l रूल, उसकी जरूरत ही नहीं है अभी अपन को, बिना n+l रूल के ही कर लेंगे अपन। क्लियर? क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? आई नो अपन ने थ्योरी आज कम फिनिश किया है, बट बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। एंड मैं लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट सेंड किया था, आई थिंक मैंने उसमें बाई पार्ट्स का सॉल्यूशन सेंड नहीं किया। यस, ठीक है, तो मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, मैं मोस्टली आज कर दूं, मैं उसको अटैच करना भूल गया। नाउ आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको, देखो वेट, हाँ ये पूरा थ्योरी लिखा है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या थे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा बच्चे, इसके एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल तुम पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें तुम सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे कंप्लीट। डन? चलो, और किसी को कुछ डाउट है तो देख के ना, अदरवाइज यू कैन लीव। Sir, या sir, please re-explain that addition now on from that PDF. क्या क्या? सर वो PDF में से सर वो एक्सप्लेन करो ना वापस सर। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड सर वो। किसमें इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है? सर आप वो PDF खोलो ना। ये ले, हाँ सर, ये टेबल के ऊपर वाला जो पार्ट है ना। ये हाँ सर, हाँ सर, ये जो ग्रीन में लिखा है वो वाला। 6 0 10, ये हाँ सर, बच्चे 2 और 8 के बीच में गैप कितना आ रहा है? 6 लिखा है। और 8 से 8 के बीच में? 0। फिर से 8 से 18 के बीच में? फिर 18 18 आ रहा है, तो गैप कितना है? 0। फिर से गैप कितना है नेक्स्ट? 14। फिर से गैप कितना है? 0। देखो एक सीक्वेंस दिख रहा है, 6 का गैप, 6 10 14 का गैप आ रहा है, और बीच में 0 0 का गैप आ रहा है। हाँ यस, सर।
इसका Yes. नेक्स्ट गैप कितने का आएगा? अगर 14 और 0 गैप आ गया, अब नेक्स्ट गैप कितने का आएगा? 18. 18। तो 32 में 18 ऐड कर। सर अपनी वॉइस क्रैक हो रही है. 32 में 18 ऐड कर। हेलो. हेलो, हाँ सर, क्या करूँ? 32 में 18 ऐड कर। हाँ सर, 32 में 18 और सर 50 आएगा. 50 आ गया। अब नेक्स्ट वाले में 50 होंगे क्योंकि 0 का गैप आएगा। यस। हाँ सर. n इज इक्वल टू 8 में कितने एलिमेंट थे? 50। देख 32 में 18 ऐड किया। फिर नेक्स्ट वाले में 0 गैप आ रहा है तो फिर से कितना आएगा? 50। अब तो 50. अगर लेट्स से फिर से, क्योंकि गैप आया उसके बाद 0 का गैप, फिर से गैप आएगा, फिर से 0 का गैप। अगर अब 18 का गैप आ गया तो नेक्स्ट गैप कितने का आएगा? 76. 70। गैप कितने का आएगा यार? 18 का, 6 का गैप, 10 का गैप, 14 का गैप, 18 का गैप, नेक्स्ट गैप कितने का आएगा? 32. 32 कैसे आएगा यार? 18 प्लस 4 22 ना यार। अच्छा हाँ सर, हाँ सर. कहाँ ध्यान है? एडिशन थोड़ी हाँ सर, बताऊंगा उससे. यस सर. तो 22 अब किस में ऐड करूंगा? 50 में ऐड करूंगा 22। यस। यस सर. तो कितना आएगा? 72. बस। तो अगर कभी भी पीरियड नंबर 10 अगर डिस्कवर हुआ, अगर फर्दर एलिमेंट डिस्कवर हुए उसमें अगर मैं पीरियड नंबर 10 लिखा, तो पीरियड नंबर 10 में 72 एलिमेंट्स होंगे। यस सर. ठीक है? हाँ सर. पक्का? यस सर. सर हम्म सर एक बार नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर समझाओ ना, मेरा नेट चला गया. सोडियम मैग्नीशियम मेटल्स हैं। हेलो। यस सर. जो व्हाइट में है वो मेटल्स हैं, जो ग्रे में है वो नॉन मेटल्स है, जो ब्लैक में है वो मेटल्स है। ठीक है? ओके सर. तो व्हाइट वाले सर तेरे मेटल्स हैं। उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मेटल्स हैं। सिलिकॉन मेटलॉइड्स हैं। उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर समझ. सर वो ऊपर तो एरो फ्रॉम, क्या लगा है? पूरा रुक तो सही, स्टेटमेंट कंप्लीट करने देगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पहले मेटल्स हैं, बीच में मेटलॉइड्स हैं, फिर नॉन मेटल्स है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज. क्या होगा? डिक्रीज. वही लिखा है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज. इंक्रीज। वही अगर टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा? कार्बन है, सिलिकॉन जर्मेनियम है। कार्बन नॉन मेटल्स है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, देन टिन एंड लेड मेटल्स है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज. और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? नॉन मेटेलिक डिक्रीज. कैरेक्टर। समझ गए. और कुछ? सर मैंने आपसे एक डाउट पूछा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का. क्या डाउट पूछा तूने? सर एक टेस्ट में सम आया था, वो मेरे को नहीं आ रहा है करने को. तो मेरे को व्हाट्सएप किया है क्या? हाँ सर. सर मेरा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक डाउट था. कंसीडर बच्चे, ये वाले सम्स अपन मोस्टली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सर जो मैंने भेजा है. हाँ, मैं Okay. हाइपोथेटिकल केसेस बताने वाला हूँ कि अगर सपोज उस टाइम मेरे को ये रिमाइंड करवाना तो एक क्लास इलिस्ट्रेशन में ही कर लेंगे। ठीक है? यस सर. अच्छा सम है, बट पहले उससे पहले मेरे को बहुत सारी चीज तुमको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हाइपोथेटिकल केसेस हैं जिसमें अपन ने वो चीजें अपन अभी कर पाएंगे। ये जो सीक्वेंस आज पढ़ा है ना मैंने, यस सर. ये वाला, इसके बेसिस पे ओके सर. ऐसे बहुत सारे हाइपोथेटिकल केसेस देखने वाले हैं। Sir, Yeah. hello, sir. Yeah. Sir, actually, the atomic mass is in a lot of decimals, no, sir. Is it because of experiments or because of the existence of a lot of isotopes? Can you please repeat that statement?
Sir, actually, in the atomic mass written in the periodic table, no, sir, that is very long decimal values, no, sir. So that is based on experiments, that values are based on that isotopes average atomic Because mass. of the existence of isotopes, na, we are taking the average of isotopes. Okay, sir. Then we consider the mass of neutron is and mass of proton are equal, like that, 1 and 1. Yes. Okay, sir. सर मेरा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक डाउट था. मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस कब फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कब फाइंड आउट करनी है. क्या डाउट है, वापस बोल. सर वो क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा था कि मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस कब फाइंड आउट करना है, मतलब r of r, और कब 4 pi r square r अबे फाइंड आउट क्वेश्चन में करना है. मेंशन करके रखा है कि प्रोबेबिलिटी कहां पर मैक्सिमम होगा. जनरली तेरे को प्रोबेबिलिटी ही मैक्सिमम फाइंड आउट करना रहता है कि कहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा. तो हमेशा तेरे को 4 pi r square into psi square r इसको डिफरेंशिएट करना होगा. In most of the cases they ask questions such like that. प्रोबेबिलिटी से फर्क पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी कहां पर मैक्सिमम है, कौन सी डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. तो हमेशा 4 pi r square into psi square r को डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करेगा. और सर r of r कब फाइंड आउट करना होता है. psi r. नॉर्मली जनरली अपन साई ऑफ आर का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं. वो प्रोबेबिलिटी ही पूछते हैं. मैं ऐसे बता रहा हूँ देखो, वो मैंने ऐसे ही फाइंड आउट करवा दिया था क्योंकि उसका कैलकुलेशन, उसका डिफरेंशिएशन इजी था. अच्छा, ओके तुमने सर. देखा होगा तो तो वो मैंने आई थिंक आर ऑफ आर का डिफरेंशिएशन किया था. यस, हाँ याद है सर. मैंने आर ऑफ आर का डिफरेंशिएशन क्यों किया था. मैंने आर ऑफ आर का डिफरेंशिएशन बिकॉज वो इजी हो रहा था थोड़ा, इसलिए मैंने बता दिया कि तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लो. तुम एक्चुअली में 4 pi r स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, वहां से तुमको चीज मिल जाएगी. तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था तो उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि तुमको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इसलिए मैंने वो वाले वैल्यूज मैंने इसीलिए आर ऑफ आर को डिफरेंशिएट करके बताया. ओके बच्चे. ओके सर. बट एग्जाम में Yes, sir. प्रोबेबिलिटी को पूछेंगे तुमको हमेशा. मेरे को भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉड्यूल में डाउट है. 80 से 2 सम एफपीओ का 80 सेकंड. मेरे पास बुकलेट नहीं है यार, तो मेरे को सम सेंड कर. ठीक है सर. सर एक स्टेटमेंट वाइज सम है, सेंड कर रहा हूं आपको. सेंड करना, व्हाट्सएप कर. Sir, that yesterday you sent one question, no, sir. Atomic structure, sir. Which questions? I did not send any questions. Sir, that is JEE advanced level or more than JEE advanced, sir? Which one? Last lecture's notes. Yes, sir. Atomic structure, Yeah. that questions and all. Yes. This is the थोड़ा सा higher than the JEE advanced का level. Okay, sir. Sir, but that is based on doing by our syllabus or extraordinary, sir? Sir, you gave homework, sir. What? Sir, you gave some homework, no, sir. That is based on the syllabus or additional syllabus, sir. Which homework? Sir, that unsolved questions you send, no, sir. Atomic structure. You can solve as a homework, ना यार. These So, are but the I'm- advanced level. थोड़े और अच्छे questions है. You can solve all the problems on the homework. Sir, but Concept में I'm सारे बता. finding difficulty. I have discussed all the concept in the last class, na. Yes, sir. I Based have on that, discussed itself, all sir. the, But based on that, these are the questions. Yes. okay, sir. Whenever we have a doubt lecture, we will discuss those problems. So don't worry.